आज हम सब गोली दर्पण टॉपिक एक पढ़ेंगे। तो गोली दर्पण में देख लें कि गोली मीन्स क्या हुआ, गोला, और दर्पण का मतलब होता है एक ऐसा कांच जिसके एक तरफ क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, तो इसे दर्पण कहा जाता है। तो इसी को क्या कर दिया जाता है, दर्पण। लेकिन अगर यही दर्पण क्या हो, गोले की तरह हो, तो उसे कहा जाएगा गोलीय दर्पण। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई एक गोला है और गोले का इतना भाग काट करके निकाल लिया जाए, तो गोली दर्पण का यह भाग जब काट के निकालेंगे तो किस तरह से होगा, है इस तरह से ऐसे हो जाएगा। एक तरफ अगर कलई कर दिया जाए तो इसी को कहा जाएगा गोलीय दर्पण। इसकी परिभाषा देख ले, गोली दर्पण की परिभाषा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है, गोली दर्पण। गोली दर्पण कलई के आधार पर दो प्रकार के बनाए गए हैं। ये एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, अवतल जब उभरे भाग पर कलई कर दिया जाए, उभरे भाग पर कलई कर दिया जाए। जैसे यह दर्पण है गोली दर्पण और उभरे भाग पर क्या कर दिया गया, इसके एक तरफ कलई कर दिया गया है। तो अगर इस तरफ कलई कर दिया जाए, बाहर की तरफ अगर कलई कर दिया जाए, तो यही क्या बन जाएगा, यह पूरा एक गोलीय दर्पण हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण। अगर इसके दबे भाग पर कलई कर दिया जाए, किस भाग पर, दबे भाग पर कलई कर दिया जाए, तब इस दर्पण को क्या कह दिया जाएगा, उत्तल दर्पण। दबे भाग पर कलई हो और उभरे भाग से परावर्तन हो। इसकी गोली दर्पण की कुछ खास बातें और देख लिया जाए तो कौन कौन सी खास बातें और हैं इसमें। जैसे ये मान लेते हैं खोखला गोला है, खोखले गोले का यहाँ से यह पूरा कटा भाग है, ये पूरा कटा भाग है, और इसके बाहर की तरफ क्या कर दिया गया है, कलई कर दिया गया है। अब कलई कर दिया गया तो कौन सा दर्पण बना, अवतल दर्पण, क्योंकि उभरे भाग पर कलई हुआ है। इसका जो बीचों बीच भाग होता है, जहाँ से यह खोखला गोला बना हुआ है, उसे सी से दिखाया जाता है और इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और यह जो बीचों बीच एक लाइन गुजरी हुई है, इस लाइन को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष दर्पण के जिस भाग को काटता है उसे ध्रुव कहते हैं, जिसे कि P से दिखाया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच जो पार्ट होता है, उसको बीचों बीच भाग जो होता है मुख्य अक्ष का, उसे कहा जाता है फोकस, या इसी को कहा जाता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। और दूरी जो होती है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, और इसे दिखाया जाता है R से। वक्रता केंद्र से फोकस और फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी बराबर होती है। तो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, इसे फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे कि F से दिखाया जाता है। F बराबर होता है R/2। जो अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है, दोनों का एक परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल किसे कहा जाता है, जिस भाग पर प्रकाश
की किरणें आपतित होती हैं। जिधर प्रकाश की किरण आपतित होती हैं उस भाग को कहा जाता है परावर्तक तल। और उसके फोकस से एक लंबवत दूरी ऐसी खींची जाए, किसके लंबवत, मुख्य अक्ष के एक लंबवत रेखा खींची जाए, उसी को कहा जाता है फोकस तल। जितने बड़े भाग से, जिस भाग से परावर्तन होता है उस पूरे भाग को कहा जाता है दर्पण का द्वारक। तो इतना आप समझ गए होंगे कि वक्रता केंद्र दर्पण का जो बीचों बीच भाग होता है, मतलब जिसका कटा हुआ भाग होता है दर्पण, उस केंद्र को वक्रता केंद्र, C और FP के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। अब आगे देख लेते हैं इसमें कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले कैसे गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, इसको बनाने से पहले हम कुछ किरणों के बारे में जान लेंगे कि किसी दर्पण पे जो किरण पड़ती है तो कैसे उस पर जो है कि आपतित होती है और किधर से परावर्तित होती है। मान लेते हैं यह क्या है, दर्पण के बीचों बीच जो भाग है ये मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और ये दर्पण से टकरा कर जब परावर्तन इसका होता है तो यह फोकस से होकर के निकलती है। अवतल दर्पण में, अगर उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो परावर्तित होते समय ये ऐसा लगेगा कि किधर से होकर के जा रही है, वह फोकस से होकर के जा रही है। एक तो यह हो गया कि समांतर किरणें आ रही है तो फोकस से होकर के जाएगी। समांतर किरण आ रही है तो फोकस से, यदि फोकस से कोई किरण आ रही है फोकस से, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी कि यदि आपतित हो रही है किधर से, फोकस से प्रतीत हो रही है कि आ रही है, तो यह परावर्तन के बाद ये समांतर हो जाती, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो यह परावर्तन के बाद वापस निकल जाती है, अपने ही मार्ग पर फिर से निकल जाती है। तो C से जो आएगी वह C से ही वापस चले जाती है। समांतर आ रही है, समांतर आ रही प्रकाश की किरण तो फोकस से आ रही है, तो समांतर अगर C से आ रही है तो C से वापस चली जाएगी। इन तीनों घटनाओं को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर C से आ रही है तो C से वापस चली जाएगी। उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी होता है कि अगर ऐसा आभास हो रहा है कि प्रकाश की किरण किससे जो है क्या आपतित हो रही, किस पर, एकदम C पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद वापस अपने ही मार्ग में चली जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर सीधे सीधे आपतित होती है तो वह जितने एंगल से आपतित होती है उतने ही एंगल से वह परावर्तित हो जाती है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण भी होता है, यदि ध्रुव पर सीधे आपतित हो रही है कोई प्रकाश की किरण तो जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से फिर परावर्तित हो जाती है। अब प्रतिबिंब के बनने की घटना को चेक किया जाए। तो बनने की घटना में आपको याद रखना है कि कोई भी अगर वस्तु है तो उससे प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो हमेशा दो किरणों को, कम से कम दो किरणों को दिखाया जाता है। अब दो किरणों को दिखाया जाएगा तो आपको पता है कि एक समांतर किरण होगी, तो एक फोकस से और एक वक्रता केंद्र से। उन्हीं तीनों में से दो जगहों से आपको कोई भी आपतित किरण गुजारनी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु अभी कहाँ रखी गई है, अनंत पर रखी गई है। कोई वस्तु कहाँ रखी गई है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ अनंत से कोई भी प्रकाश की किरणें चलती हैं, दो के दोनों समांतर चलती हैं। एक फोकस से होकर के चलती है तो आपको पता है कि फोकस से आएगी प्रकाश की किरण तो यहाँ से परावर्तन के बाद वह समांतर निकल जाएगी।
दूसरी किरण जो चलती है वह सी से होकर के चलती है, तो आप ये भी जान गए कि अगर सी से आ रही है तो सी से वापस चली जाएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। यह परावर्तन के बाद दोनों किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से छोटा बना हुआ है, उल्टा, तीर के निशान ऊपर है तो तीर का निशान नीचे हो गया, उल्टा बना है। अगर वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वहाँ पे वास्तविक बनता है, और बना कहाँ पर है? फोकस पर बना हुआ है। दूसरे कंडीशन में अब देख लें इसमें कि प्रकाश की यही किरण जब वस्तु को मुख्य अक्ष पर अब अनंत और सी के बीच में रखा जाता है, सी के बीच में रख दिया जाए, तब भी इससे दो प्रकाश की किरणें गुजरती हैं। अब एक प्रकाश की किरण इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के बाद आपको पता है कि कहाँ से गुजरेगी? यह फोकस से। और दूसरी किरण इसके वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के बाद फिर वापस चले जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कट करते हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। कैसा प्रतिबिंब बना है? वास्तविक प्रतिबिंब बना है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। अगला कंडीशन, वस्तु को अब कहाँ रखा जाए? तो आगे वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। अगर यहाँ रख दिया जाए तब भी दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, आपतित होंगी। तो एक तो समांतर चली आई, अब परावर्तन के बाद ये कहाँ से निकली? फोकस से। और एक फोकस से आ गई, तो जो फोकस से आई तो वह कहाँ से निकली है? यह समांतर होकर चली गई। यह दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं, तो जहाँ पर काटती वहीं प्रतिबिंब बना। और यह प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर ही, जहाँ पर वस्तु रखी गई है एकदम उसी के नीचे। तो कैसा प्रतिबिंब बनाया है? वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है और सी पर बना है, वक्रता केंद्र पर बना हुआ है। अगले कंडीशन में इसमें वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को जब यहाँ रख दिया गया तब भी दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। एक समांतर चली है तो कहाँ से होकर निकलेगी? अब यह परावर्तन के बाद फोकस से होकर के वापस निकल जाती है। और एक फोकस से होकर के आ रही है तो यह समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, तो यह समांतर होते समय कट कहाँ करी है? वक्रता केंद्र के पहले आकर के यहाँ पर कट करती है। और यह कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा है और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना हुआ है। ये चार कंडीशन हो गए, एक दो कंडीशन और बचते हैं इसमें। अब वस्तु को कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र को छोड़ करके अब फोकस पर सीधे सीधे रख दिया गया। जब फोकस पर रखा गया वस्तु को तो यहाँ पर भी दो प्रकाश की किरणें चलती है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये फोकस से निकल गई, और एक वक्रता केंद्र से जब आपतित होती है तो ये वापस अपने ही मार्ग में निकल गई। अब यह दोनों वापस जाते समय ऐसा लगा कि ये दोनों समांतर जा रही है, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंत पर जाकर बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा, लेकिन कहाँ पर बनेगा? यह अनंत पर। कब? जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा। अब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए? फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए। तो जो समांतर किरणें चलती हैं वह फोकस से आ गई और एक किरण आपतित होती है वक्रता केंद्र से, तो वापस उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ते समय इसके बीच की दूरी बढ़ रही है,
अर्थात आगे जाने पर ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो इधर प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। पीछे मिलाने पर ऐसा लगा कि यह आभासी रूप से यहाँ पर कट कर देती है, तो जहाँ पर कट कर देती है वहीं पर प्रतिबिंब बन गया। अब कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी प्रतिबिंब बना है, यह आभासी प्रतिबिंब बन गया। तो आभासी है लेकिन सीधा है, यही एक ऐसा प्रतिबिंब हुआ जो कि आभासी बना लेकिन सीधा बना, बाकी सभी उल्टा बने हुए हैं और यह वस्तु से बड़ा बना है, दर्पण के पीछे बना हुआ है। एक घटना उत्तल दर्पण की देख लें कि एक वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है और यहाँ से प्रकाश किरण एक समांतर जो आपतित होती है, तो समांतर ऐसा लगा कि अब वो फोकस से हो करके फिर परावर्तित हो गई और एक किरण किससे लग रहा है कि आपतित हो रही है, किस पर? सी पर, तो उसी मार्ग से वापस चली जाती है। यह दोनों आभासी रूप से दर्पण के आगे कट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी होता है। तो कैसा प्रतिबिंब हुआ? आभासी है, सीधा है, वस्तु से छोटा है। कहाँ बना है यह? फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच में यह बना हुआ है। अब अवतल दर्पण के उपयोग देख लें, किसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण में इसका अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मेडिकल में, हॉस्पिटल में डॉक्टर जो होते हैं आँख, कान, नाक, गला, इन सब का निरीक्षण करने के लिए छोटे द्वारक वाला अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, और जो दाढ़ी बनाने में होता है उसमें बड़े द्वारक वाला लगाया जाता है। सौर भट्टियों में इसका उपयोग होता है ताकि प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर उपयोग किया जा सके। टेबल लैंप के शेड में इसका उपयोग होता है। मोटर कार, रेल इंजन, स्टीमर, सर्च लाइट के लैंप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का भी उपयोग देख ले कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई है, मोटर कार हो गया है, इन सब के साइड में जो दर्पण लगा होता है वो कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि यह पीछे की काफ़ी बड़ी एरिया को कम से कम में उसमें दिखाई दे देता है। गलियों में तथा बाज़ारों में जो लाइटें लगी होती है, लैंप लगा होता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, ताकि चारों तरफ प्रकाश की किरणों को वह भेजकर एकदम प्रकाशित कर दे। एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, संयुग्मी फोकस, जो कि कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? तो यहाँ से समझ लीजिए कि वस्तु को किसी बिंदु पर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर वस्तु को रखा जाता है, और जब रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो भी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर बनता है। तो जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वस्तु को रखा जाता है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, इन्हीं दोनों बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। अब इसमें जब हम न्यूमेरिकल जब सवाल लगाना शुरू करेंगे तो इसमें कुछ हमें निशान को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के आधार पर आप सवाल को लगा सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन यह होता है कि जितनी भी दूरी नापी जाती है वह ध्रुव से नापी जाती है। इस पे कोई भी प्रकाश की किरण जो आपतित होती है तो हमेशा बाईं तरफ से ही आपतित होती है, दाईं तरफ से कोई प्रकाश किरण आपतित नहीं की जाती है। सभी दूरियों को कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। उसके बाद जब वस्तु रखी जाती है मुख्य अक्ष पर, तो उसकी लंबाई अगर नापना हो कि कितनी बड़ी वस्तु है, तो यह मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। तो ऊपर की दूरी किस में नापी जाती है? प्लस में। वस्तु की लंबाई किस में होगी? हमेशा प्लस में होगी, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, तो उसको कहा जाता है कि यह किस निशान में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के यह नीचे की तरफ होता है। अगर वास्तविक है तो आप समझ जाइए कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वह माइनस में होगी। लेकिन अगर प्रतिबिंब
आभासी लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि ये दर्पण के ऊपर बना है, इसलिए वह किस निशान में होगा, प्लस में होगा। एक और कंडीशन इसमें कि जो वस्तु रखी जाती है वह हमेशा दर्पण के बाईं तरफ ही रखी जाती है, इसलिए वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है वह हमेशा प्लस में होता है, हमेशा प्लस में। वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है वह हमेशा माइनस में होता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो भी हमेशा बाईं तरफ ही बनता है, इसलिए उसे भी कितनी दूरी पर बना हुआ प्रतिबिंब वो भी हमेशा माइनस में ही होता है। लेकिन अगर आभासी प्रतिबिंब बन गया तो वह किस तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे अर्थात दाहिनी तरफ, तो उसे प्लस दूरी में मापा जाता है। तो यह कंडीशन आपको याद होना चाहिए। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह बाईं तरफ है तो इसलिए माइनस में, लेकिन उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह दाईं तरफ है इसलिए वह प्लस में होगी। कुछ सवाल को हल करने के लिए कैलकुलेशन जो उसमें सॉल्व करेंगे तो उसमें से कुछ संकेत को हम समझ लें। जैसे O है, या O को H1 से भी दिखाया जाता है। O को किससे दिखाया जाता है, H1 को। और O मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु होती है। तो वस्तु की जो लंबाई हम मापते हैं तो उसे हम O से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की जो लंबाई मापते हैं कि प्रतिबिंब कितना लंबा है, कितना बड़ा है, उसको I से दिखाते हैं या फिर H2 से दिखाते हैं। दर्पण से जो वस्तु रखी गई है, कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, उसे U से। और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है दर्पण से तो उसे V से दिखाते हैं। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, F से। और वक्रता त्रिज्या को R से। एक रेखीय आवर्धन होता है उसे यम से दिखाते हैं। रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई, रेखीय आवर्धन यह क्या है कि रेखीय आवर्धन जिसको यम से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यम बराबर I/O, बराबर में यह होता है माइनस, याद रखिए साइन को याद रखिएगा कि कोई भी दर्पण होगा उसमें आवर्धन यम बराबर -V/U होता है। R बराबर 2F और F बराबर R/2। एक फार्मूला और है इसमें कि 1/F इक्वल टू होता है 1/V प्लस 1/U। ये ज़रूर आपको याद होना चाहिए। तो इसमें कितने फार्मूला हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि 1, 2, 3 और 4, इसी 4 फार्मूले से कोई भी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। और ये संकेत आपको पता होना चाहिए, कब ये प्लस और माइनस में लिखे जाते हैं ये भी आप अच्छी तरह से दोहरा लीजिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न अब हल किया जाए। पहले प्रश्न को तो क्या लिखा गया है इसमें, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण नाम दे दिया गया तो आप समझ जाइए कि वह दर्पण किस तरह से बना हुआ है। इसका मतलब जो दर्पण बना है वह है ऐसे बना है, कलाई पीछे की तरफ है, तो इसकी फोकस दूरी बाईं तरफ होगी, वस्तु बाईं तरफ रखी जाएगी। अगर प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हुआ तो सब कुछ माइनस में होगा। वस्तु कितना लंबा है अगर वो भी दिया है तो वह प्लस में, लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा है तो वह माइनस में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी कितना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को किससे दिखाया जाता है, F से। और F बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। किस निशान में रहेगा, यह माइनस में रहेगा क्योंकि अवतल दर्पण है। फिर उसके बाद इसमें लिखा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, वस्तु स्थित है तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, U से। U बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन किस निशान में होगा यह है, तो वस्तु रखा है वह हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है इसलिए माइनस में है। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, अर्थात V इसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है, V।
अब इन तीनों फार्मूले में से तीनों फोकस, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तीनों को मिलाकर कौन सा फार्मूला बनता है? तो हमारे पास 4 फार्मूला थे। कौन कौन से था कि एक R बराबर 2F, F बराबर R बटे में 2, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, और एक था इसमें कि M बराबर I बटे O बराबर -V बटे U। यही इतने फार्मूले हैं, इसी में से कोई ना कोई लगेगा। तो ये तीनों कौन से फार्मूले में है? तो हमें लगा कि यहाँ पर है और यही फार्मूला इसमें लगेगा। तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, इसका वैल्यू जो है वो रख दिया जाए तो F का मान कितना है? 1 में F का मान है 10 -10 बराबर 1/U, U का मान कितना है? -20 प्लस 1 में V, इसका मान तो पता नहीं है। अच्छा, माइनस वाली वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस है तो इधर जाके क्या होगा? प्लस में, तो 1/में -10 तो इधर है ही है, और ये माइनस वाली वैल्यू आ गई तो क्या हो गई है? प्लस में, तो 1/में कितना? 20 हो गई, वो 1/20 हो गया। बचा क्या इधर? 1 में V। इन दोनों का लस ले लें, एलसीएम ले लें तो कितना आया इसका? 20 आया। और अगर दिक्कत हो तो इसको लगा भी लिया जाए कि 10 और 20 का जो एलसीएम होगा, 2 से कटा तो कितना आ गया? 5, 2 से 10, 2 से 5 तो नहीं कटेगा लेकिन यह 5 हो गया। फिर 5 से यह कितना हो गया? 1 और 1, 1 1 आना चाहिए, तो 2 दूना 4 और 4 5 20, तो लस से 20 आ गया। अब इसका कितनी बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं? 10 दूना 20, 2 आया और 2 इकन्नम 2, -2 प्लस 20 इकन्नम 20, 1 आया और 1 का गुणा ऊपर कर देंगे तो 1 आया बराबर 1 में V। 2 में से 1 अगर निकाल देंगे, प्लस माइनस मिलकर घटता ही है, तो 1 निकल गया, तब भी -1 बचा, बटे में क्या है? 20 है बराबर 1/V। अब दोनों को सीधा कर दिया जाए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें या दोनों को सीधा ही कर दीजिए, तो क्या हो गया कि V बराबर -20 सेंटीमीटर। माइनस में आया अर्थात प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के सामने ही बना, बाईं तरफ ही बन रहा है, वह दाहिनी तरफ नहीं बन रहा है। अगर पूछा जाए प्रकृति कैसी है तो हम कहेंगे वास्तविक है। वास्तविक होगा तो उल्टा तो जरूर रहेगा। एक और प्रश्न इसमें देख लें। एक उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण में तुरंत दिमाग में होना चाहिए, उत्तल दर्पण तो ये ऐसे बनता है, कला इस तरफ होती है, लेकिन इसकी फोकस दूरी और इस तरफ होती, वक्रता त्रिज्या भी इधर होती है, सब कुछ इधर होता है, लेकिन वस्तु केवल इधर रखी जाती है और प्रतिबिंब भी दाहिनी तरफ बनता है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, ये क्या है? 25 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूर रखा है? यह है, अर्थात U बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। प्रतिबिंब की, एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। वस्तु की लंबाई की क्या है? आधी है। आधी है तो इसका मतलब कि m बराबर प्रतिबिंब और वस्तु में क्या अनुपात दिया है कि 1/2, मतलब इसी को हम कह सकते हैं I बटे में O भी कह सकते हैं। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? फोकस दूरी। तो अगर m बराबर आवर्धन दिया हुआ रेखीय आवर्धन, तो हम इसी फार्मूले को पहले लगाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि I बटे O बराबर -V/U। इसकी जगह पे 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 बराबर -V/U। U की वैल्यू भी कितना दिया है? -25। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2V बराबर में 25, 2V बराबर में 25 इकन्नम 25, तो V बराबर कितना आ गया? 25। ये गुणा में इधर आके बटे हो गया, तो क्या आ गया? 25/2
v की वैल्यू तो मालूम हो गई हम लोगों को। अब यफ निकालना, तो यफ के लिए कौन सा फार्मूला होता है, 1/यफ बराबर 1/u प्लस 1/में v। तो 1/में u की वैल्यू कितनी है, -25 प्लस 1/v की वैल्यू कितनी आई है, 25/2। 1 2 3 तीसरे का गुणा जब ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, यह -1/25 इधर है और यह हो गया प्लस में 2/25। तो इसका हर दोनों में बराबर ही है, तो लस है इसका कितना आ जाएगा, 25 ही होगा। तो इधर -1 होगा प्लस इधर 2 होगा। 1 माइनस निकल गया तो कितना बचा यहाँ पर, 1/25। 1/यफ बराबर इधर के बचा 1/25, तो सीधा कर दें तो यफ बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। किस निशान में आया है, ये अभी प्लस में आया है, तो प्लस में आया तो पता है यह उत्तल दर्पण था ही। तो उत्तल दर्पण फोकस दूरी किधर होती है, बाएं तरफ होती है, सॉरी इस किधर दाहिनी तरफ होती है। दाहिनी तरफ होती तो प्लस तो रहेगा ही। अब इसकी प्रकृति अगर पूछा जाए दर्पण में, अगर यहाँ बताया नहीं होता कौन सा दर्पण है, तो हम इस तरह से पता कर लेते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट करिए। धन्यवाद।